हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम हमारा जो नया चैप्टर है क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10, जो कि बहुत आसान है और जो चैप्टर का नाम है सदिश बीजगणित। इस प्रश्नावली से देखो एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है एक ही नंबर में, लेकिन इस प्रश्नावली में जो बेसिक चीज़ें वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक चीज़ें हम जब जानेंगे समझेंगे तो जो आगे की प्रश्नावली है वो हमें आसान लगेगी। और वैसे ये प्रश्नावली और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो बिना किसी तरीके के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो ये जो सदिश होता है ये आज कुछ पहली बार आप नहीं पढ़ रहे हो, कक्षा 11 के फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है। सदिश राशि, अदिश राशि के बारे में पढ़ा होगा। सदिश राशि क्या होती है? सदिश राशि किसे कहते हैं? वो राशि जिसमें आपको, ठीक है, दिशा भी पता होगी और उसका परिमाण भी पता होगा, मतलब उसकी आंकिक मान भी पता हो और किस दिशा में चल रहा है वो भी है पता हो। तो सदिश राशि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दिशा युक्त अथवा दिशा सहित, इसका ये शाब्दिक अर्थ है सदिश का। तो सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि अगर मैं लिखूं तो सदिश राशि आप किसे कहोगे? वह राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों का ज्ञान हो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। कक्षा 11 में ही पढ़ा है। और इन दोनों में से जब कोई एक पता होता है तो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। या तो दिशा पता होगी या फिर परिमाण पता होगा तो वो अदिश राशि हो गई। जब दिशा भी पता हो और परिमाण भी पता हो, परिमाण मतलब मान, ठीक है, जब मान भी पता हो और किस दिशा में जा रहे हैं वो भी पता हो, दोनों चीज़ों का जब हम ज्ञान हो तो उसको हम सदिश कहते हैं। आई बात समझ में? सिंपल इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सदिश राशियां क्या होती हैं? ठीक है, सदिश राशि क्या होती है? जैसे मैंने यहाँ पर एक ले लिया, ये मेरा ए वेक्टर है, मतलब ए बोलो ए पॉइंट है। यहाँ पर पॉइंट मेरे पास क्या है? ए है। और ये मेरे पास पॉइंट है बी। तो सदिश क्या होगा? अगर मैं यहाँ से लूँ, ये मेरा ए क्या है? इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है। ये ए को मैं क्या मान लेता हूँ? प्रारंभिक बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट है ये। और ये एंड पॉइंट है, ये है अंतिम बिंदु भी, ठीक है, अंतिम बिंदु। और हम इस तरफ जा रहे हैं, ए से बी की ओर जा रहे हैं। तो सदिश क्या होगा? सदिश एक्चुअली क्या होता है? ए से लेके बी तक जाने का जो विस्थापन है, क्या होता है? ए से बी का विस्थापन हमारा क्या कहलाता है? सदिश कहलाता है। और क्या होगा? ए से बी की ओर जा रहा है तो सदिश क्या होगा? ए बी। सदिश क्या होगा? ए बी। अभी हम स्थिति सदिश के बारे में थोड़ी देर बाद हम जानेंगे, तो वहां पर मैं बताऊंगा ए बी आप कैसे निकालते हो, कैसे होता है। तो ए बी सदिश अलग हो गया। अगर मैं इसी चीज को बदल दूं, कैसे बदल दूं? कि क्या करते हैं, बी को मैं अगर मैं मान लूं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ए को मैं मान लेते हैं ये एंड पॉइंट है, तो अगर मैं डायरेक्शन इस तरफ ले लेता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, इस डायरेक्शन में ले लेता हूँ, बी को मैं इनिशियल पॉइंट बोलूंगा और ए को फाइनल पॉइंट बोलूंगा, तो मेरा जो सदिश बनेगा वो बनेगा बी ए। तो क्या ए बी सदिश, क्या बी ए सदिश समान है? जी नहीं, ये दो अलग अलग सदिश हैं। ये ए से बी का विस्थापन है और ये बी से ए का विस्थापन है। ए बी सदिश अलग हुआ, बी ए सदिश अलग हुआ। ये मत समझो कि भैया ए बी है बी है तो एक ही होगा, नहीं, अलग अलग सदिश हैं ये, ठीक है। तो सदिश राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है, जिनकी अंतरिक्ष स्पेस में एक निश्चित दिशा होती है, मतलब अंतरिक्ष भूल जाओ, ये लिखना। वे सदिश राशियां, वे राशियां, ये लिखना, वे राशियां जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों का ज्ञान होता है उसे हम सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर वेग, देखो वेग का मतलब स्पीड हुआ। आप जब गाड़ी चलाते हो तो किस दिशा में जा रहे हो पता होता है, कितनी स्पीड चल रहा है, 40 की स्पीड से 50 की स्पीड, सब दिख रहा होता है। तो दिशा भी पता है और उसका जो परिमाण है वो भी पता है। तो ये क्या हो गया? सदिश राशि हो गई। त्वरण हो गया, बल हो गया, आघूर्ण हो गया, संवेग हो गया, ये सब क्या है? हमारी सदिश राशियां हैं, ठीक है। सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों का ज्ञान होता है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर ये जो चीज मैंने बताई आपको समझाई वो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। रेखा ए बी की दिशा ए से बी की ओर
और परिमाण ए बी के समान होता है, अतः यह एक सदिश है। ठीक है, ए से बी की ओर जा रहा है तो हम इसको ए बी के ऊपर बार लगाते हैं। जो भी सदिश होगा ना तो उसके ऊपर ये तीर का निशान जरूर होगा। तीर का निशान ही ये इंगित कर रहा है कि ये सदिश है, ये वेक्टर है। ठीक है, तो सदिश ये तीर का निशान क्या बताता है कि इसमें दिशा और परिमाण हमें दोनों पता है। ठीक, परिमाण कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो सपोज करो, मैं आपको समझा देता हूँ एक एग्जांपल लेके। मान लेते हैं मेरे पास एक सदिश ए बराबर है क्या 2i प्लस 3j प्लस 4k है। अगर मुझे इसका परिमाण निकालना, परिमाण को ऐसे निकालते परिमाण, ये दो डंडा लगा दिया, ये हो गया परिमाण। परिमाण का सूत्र क्या होता है, जो भी i का गुणज होगा उसका वर्ग कर दो, जो भी j का गुणज होगा उसका वर्ग कर दो, और जो भी k का गुणज होगा उसका वर्ग करके सब में जोड़ देते हैं और हल कर दो। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौको 16, 16 और 9 25 और 4 ये क्या हो जाएगा 29। तो इस सदिश का जो परिमाण होगा वो क्या होगा √29 होगा। बोर्ड एग्जाम में आ जाता है 1 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, कि एक सदिश दे दिया, बोलेगा कि भैया परिमाण बताओ क्या होगा। तो ऐसे निकालते हैं परिमाण। ठीक है, परिमाण क्या हो गया पता चल गया। मैं फिर से वही पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये हमारे पास O है, ये बिंदु P है, O से P की ओर जा रहा है। तो ये हमारे पास ये क्या हो गया, O हमारा क्या हो गया प्रारंभिक बिंदु, P की तरफ जा रहा है, P यहाँ पे रुक गया, ये हमारा क्या हो गया अंतिम बिंदु। तो O से P की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये सदिश क्या हो जाएगा, O से P की ओर विस्थापन को हम क्या बोलेंगे OP सदिश। तो देखो प्रारंभिक बिंदु क्या होता है, जहां से सदिश प्रारंभ होता है उस प्रारंभ, उसे हम क्या कहते हैं प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। सदिश हमारा प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, O से हो रहा है, तो हमारा प्रारंभिक बिंदु क्या होगा O होगा। खत्म कहाँ पे हो रहा है, P पे हो रहा है, तो अंतिम बिंदु क्या होगा P होगा। ठीक है, अंतिम बिंदु क्या होता है, अगर हम सदिश OP की बात करें, P पर समाप्त हो रहा है, P पे क्या हो रहा है खत्म हो रहा है, तो ये P बिंदु हमारा क्या होगा अंतिम बिंदु होगा। ठीक है, फाइनल पॉइंट होगा। सिंपल सी बात है। अगला है सदिश का परिमाण। इस सदिश का परिमाण, जैसे ये सदिश हमारे पास था, चित्र बना के मैं दिखा देता हूं। ये सदिश था हमारे पास O से P, कह रहे हैं सदिश के प्रारंभिक बिंदु O तथा अंतिम बिंदु P के बीच की दूरी को सदिश का परिमाण कहते हैं। बीच की दूरी, ये हमारे पास O है, ये P है, इनके बीच की दूरी का जो मान होगा उसे हम इस सदिश का क्या कहते हैं परिमाण कहते हैं। इनके बीच की दूरी, इसे हम क्या कहेंगे परिमाण कहेंगे। और इसको दर्शाया कैसे जाता है, OP सदिश है हमारा, तो उसके ऊपर 2 डंडे लगा दोगे, डंडे को हम अंग्रेजी में मॉडुलस कहते हैं और हिंदी में कहते हैं परिमाण। ठीक है, इसे OP ये 2 डंडा लगा दिया के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। सदिश में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। सदिश में क्या होता है, दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। सिंपल चीजें हैं, ये कुछ मैं नया नहीं बता रहा हूँ, आपने कक्षा 11 की फिजिक्स में इनको जरूर पढ़ा होगा, सीखा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की। स्थिति सदिश क्या होती है समझ लीजिए। हमारे पास कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट P है, तो मैं आपको यहाँ लिखाता हूँ त्रिविमीय। त्रिविमीय का मतलब 3 डायमेंशन, जिसमें x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष होगा। जैसे ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये हमारा z अक्ष है। ये तीनों आपस में 90 डिग्री के कोण पे होते हैं, है ना। जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, दीवार के 3 कोने हैं, ये वाला आप x मान लो, इसको आप y मान लो, और ये जो खड़ा है दीवार ऊपर ये z मान लो। दीवार के कोने में चले जाओ ना, यहाँ पर इस कोने में खड़े हो जाओ, तो यहाँ से आपके फर्श के नीचे ये क्या हो गई लंबाई आपकी x हो गई, ये आपकी क्या हो गई चौड़ाई आपकी y हो गई, और ये जो दीवार ऐसे खड़ी है ये आपकी क्या z हो गई। तीनों आपस में लंबवत होते हैं, तो ये आपका x y z ठीक है होते हैं। अब आपके पास क्या एक बिंदु है P, एक बिंदु क्या है P जिसके निर्देशांक है x y z, और ये O क्या होता है, ये आपका ये इनिशियल पॉइंट, इसको फिक्स कर लो, ये आपका केंद्र हुआ O। हमारा पॉइंट ये P है, यहाँ पर एक्स वाई डायरेक्शन में हमारा P पॉइंट यहाँ आ गया। तो हमारा इसका स्थिति सदिश क्या होगा, जिस स्थिति सदिश को अंग्रेजी में बोलते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसकी पोजीशन क्या होगी सदिश के रूप में। तो वो हमेशा पोजीशन कहाँ से लिया जाता है, ओरिजिन से लिया जाता है, सेंटर से, OP OP ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा इस P का। P हमारे पास एक्स वाई जेड है, तो स्थिति सदिश क्या होगी OP होगी। ठीक है, क्या होगी OP।
अगर मैं सदिश के रूप में लिखूं एक्स वाई जेड है तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स आई वाई जे जेड के, ठीक है, कैप लगा देते हैं ऐसे। तो ये मेरा ओपी हो गया, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। ये मेरा क्या हो गया, ओपी क्या है एक्चुअली, ओपी हमारा क्या है, यह है स्थिति सदिश पी का पोजीशन वेक्टर। ये क्या है, यह पी का स्थिति सदिश, ठीक है, स्थिति सदिश, ठीक है। हमेशा किसी भी पॉइंट का जो स्थिति सदिश लिया जाएगा वो हमेशा ओरिजिन से लिया जाएगा। कहाँ से, केंद्र से लिया जाएगा, मूल बिंदु से लिया जाएगा। ये अपने दिमाग में रखिए, खोपड़ी में रखिए। तो P का जो हमारा स्थिति सदिश होगा वो क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ओपी। अगर इसके हम परिमाण की बात करें, ओपी का मुझे क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। तो मैंने अभी आपको समझाया था अंडर रूट के अंदर जो भी एक्स का गुणज होता है, जो भी एक्स का गुणज होता है उसका क्या कर देंगे, जो भी आई का गुणज होगा उसका वर्ग कर दो, जो भी जे का गुणज होगा उसका वर्ग कर दो, प्लस लगाते हुए, और जो भी के का गुणज होगा उसका क्या कर दो, वर्ग कर दो अंडर रूट के अंदर। तो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस ओपी का क्या है, परिमाण है। ठीक, परिमाण कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। मेन चीज है हमारे पास, देखो इस प्रश्नावली में कुछ खास नहीं है, हो सकता है इस प्रश्नावली से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में भी ना आए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, जो हम इंट्रो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है, वहां से आ जाएगा। तो टॉपिक क्या है, सदिशों के प्रकार। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां से आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, एक एक नंबर में ही आता है, ज्यादा बड़े नंबर में नहीं आएगा। क्या है, शून्य सदिश, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया था पिछले साल बिहार बोर्ड में भी और यूपी बोर्ड में भी, ठीक है, सब स्टेटमेंट दे रखा था। शून्य सदिश क्या होता है, शून्य सदिश को अगर हम लिखें, ऐसे लिखते हैं जीरो वेक्टर, इसको लिख सकते हैं हम जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के। ये तो हो गया सदिश कि भाई शून्य सदिश ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, लेकिन होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। क्या होता है, एक सदिश जिसके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु, कोई भी सदिश होता है उसका प्रारंभिक बिंदु होता है ना कि अंतिम बिंदु होता है ना। तो एक सदिश जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समपाती हो, समपाती का मतलब एक के ऊपर दूसरा हो, मतलब जहां से शुरू हुई वहीं पे खत्म हो गई, समझ रहे हो मेरी बात। क्या बोल रहा है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समपाती हो, रेखा की बात नहीं हो रही यहाँ पर। देखो ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ बिंदु दिखाने के लिए, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है, ये हमारा क्या है, अरे यार बन जा मेरे भाई, प्रारंभिक बिंदु है, और यही बिंदु हमारा आखिरी बिंदु भी है। तो जो प्रारंभिक बिंदु और जो अंतिम बिंदु एक ही हो, एक के ऊपर एक रखा हो, संपाती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं शून्य सदिश, उसे हम क्या कहते हैं, शून्य सदिश कहते हैं। इसे जीरो वेक्टर के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, लिखा जाता है। ऐसे सदिश का जो परिमाण होता है, क्या होता है, इसका परिमाण अगर निकालोगे तो शून्य होगा, इसका जो परिमाण होता है वो शून्य होता है, ठीक है, इसका परिमाण शून्य होता है, और इसकी कोई दिशा ही नहीं होती है, क्योंकि यही स्टार्टिंग पॉइंट, यही खत्म पॉइंट है। एक पॉइंट है, एक पॉइंट तुम कॉपी में डॉट करके बनाओ, उस पॉइंट की तुम दिशा बता सकते हो कि उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में, बता सकते हो, नहीं बता सकते। तो ऐसे सदिश की कोई दिशा नहीं होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, शून्य सदिश कहा जाता है। ये स्टेटमेंट आया था, ठीक है, पिछले साल एग्जाम में। तो जो आप टेंशन लेते हो ना भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दो, ये करा दो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी भी हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव की स्ट्रेस मत लिया करो, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करोगे ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, मात्रक सदिश जिसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ये क्या होता है, सिंपल सी बात है, कोई भी आपके पास सदिश हो, जब मैं उसका परिमाण निकालूंगा, मेरे पास कोई भी सदिश है, जब मैं उसका परिमाण यानी कि मॉडुलस निकालूंगा और उसका मान क्या है, एक आए, तो उसको हम बोलते हैं मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब एक, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। ऐसा सदिश जिसका परिमाण निकालने पे अगर वो एक दे रहा है तो उस सदिश को हम कहेंगे मात्रक सदिश, ठीक है। ऐसे सदिश को जिसका परिमाण एक इकाई हो मात्रक सदिश कहते हैं,
ठीक है, जैसे सपोज करो हमारे पास एक ए बी वेक्टर है, इसका मैंने क्या निकाला, परिमाण निकाला, और हमको क्या मिला, एक। तो इस ए बी वेक्टर को हम क्या कहेंगे कि ए बी एक मात्रक सदिश है। अगर आपको मात्रक सदिश निकालना है तो कैसे निकालोगे, आपके पास कोई भी वेक्टर है, सपोज करो एक वेक्टर ए है, आपके पास एक वेक्टर क्या दे रखा है, ए दे रखा है, आपको इस वेक्टर का क्या निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है। क्या निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है। तो इसका सूत्र क्या होगा, एक कैप, मात्रक सदिश निकालने का सूत्र क्या होता है, एक कैप लगाते हैं, ऊपर क्या आ जाएगा ए वेक्टर, और नीचे भाग दे देंगे इसके परिमाण से। ठीक है, उसी वेक्टर के परिमाण से भाग जब देख दोगे तो क्या ना हो, क्या निकल जाएगा, मात्रक सदिश निकल जाएगा। और वैसे मात्रक सदिश क्या होता है, मात्रक सदिश होता है ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, उसे हम मात्रक सदिश कहते हैं। और मात्रक सदिश निकालने का सूत्र ये हुआ। अभी इसकी जरूरत शायद इस प्रश्नावली में ना पड़े, लेकिन 10.2 में जरूर पड़ेगी 100%। ये जो भी आप पढ़ रहे हो इसका पूरा पूरा उपयोग 10.2, 10.3, 10.4 में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है सह अदिम सदिश। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया था पिछले साल 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में, बिहार बोर्ड में, यूपी बोर्ड में। ठीक है, दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो उसे हम सह अदिम सदिश कहते हैं। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। सीधी सी बात है, दो या दो से अधिक वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही बिंदु हो उसे हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर, सह अदिम सदिश। अंग्रेजी थोड़ा आसान पड़ रहा है ना, हिंदी थोड़ा अजीब नाम है। तो सह अदिम सदिश क्या होता है, जैसे मैं आपको चित्र में दिखा देता हूँ। हमारे पास मैंने 3 वेक्टर लिए हैं, 1 2 3। ये ओ सी वेक्टर हुआ, ये ओ बी वेक्टर हुआ, ये ओ ए वेक्टर हुआ। दो या दो से अधिक सदिश का जब प्रारंभिक बिंदु एक ही हो तो ऐसे सदिश को हम क्या कहते हैं, सह अदिम सदिश कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। समझ में आ गया, 1 2 3 वेक्टर है, तीनों वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही है, तो ये हमारा क्या हो गया, सह अदिम सदिश हो गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए भाई मेरे, नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, संरेख सदिश। इस पर बेस्ड ना क्वेश्चन 5 नंबर में भी आता है। ठीक है, ये प्रश्नावली का जो प्रश्न है 10.3 में आपको मिलेगा, 10.2 में मिलेगा, लेकिन ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। इस पर क्वेश्चन 1 नंबर में भी आता है और 5 नंबर में भी आता है। 1 नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, और 5 नंबर वाला भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। संरेख सदिश क्या होता है, दो या दो से अधिक सदिश एक ही रेखा के समांतर हों तो उनको संरेख सदिश कहते हैं। ठीक है, एक ही रेखा के समांतर और एक ही दिशा में होने चाहिए, यह भी जरूरी है, एक ही दिशा में हो। ठीक है, जैसे देखो मेरे भाई, ये चित्र देखिए, ये जो ए बी है और ये जो सी डी है, ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है और एक ही दिशा में जा रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, संरेख हो गया। अब मैं आपको एक चित्र बोलो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अगर सपोज करो मेरे पास एक सदिश ए है और दूसरा सदिश हमारे पास क्या है, बी है, तो ये दो वेक्टर, ये दो सदिश संरेख होने की स्थिति में क्या हो सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। यदि ए को मैं लिख देता हूं बी के लैम्डा मल्टीपल्स के फॉर्म में, या फिर बी वेक्टर को मैं लिख देता हूं ए लैम्डा के मल्टीपल्स के फॉर्म में, तो उस स्थिति में इसको हम क्या कहेंगे, संरेख कहेंगे। तब इसको हम क्या कहेंगे, संरेख कहेंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूं सिंपल सा। देखो मेरे पास क्या है, ए वेक्टर मैंने ले लिया आई प्लस जे प्लस के, और मेरे पास बी वेक्टर है 2i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर आपस में संरेख हैं। अब आप कहोगे भैया कैसे संरेख है, ये दो अलग अलग वेक्टर है ना, ये वेक्टर अलग हुआ, ये वेक्टर अलग हुआ, तो ये संरेख कैसे हो गए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं बी को अगर मैं देखूँ बी, तो यहाँ से मेरा 2 उभयनिष्ठ है, 2 उभयनिष्ठ निकालो, आई प्लस जे प्लस के, एग्जाम में आता है 1 नंबर में। तो ये क्या है एक्चुअली, ये तो भैया ए वेक्टर है, तो बी क्या हो जाएगा, 2 ए वेक्टर क्या आ जाएगा, तो बी को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा ए
के मल्टीपल्स के फॉर्म में आ गया इस रूप में। तो लेमडा की जगह पे 2 है, यानी कि ए बी को मैंने लिख दिया ए के मल्टीपल्स के फॉर्म में, या ए को लिख दो बी के मल्टीपल्स के फॉर्म में। अगर दो वेक्टर किसी के मल्टीपल्स के फॉर्म में आ जा रहे हैं, यानी कि वो दोनों वेक्टर आपस में क्या है, संरेख है। तो ए और बी क्या हुआ है, ये जो दो वेक्टर हैं ये आपस में संरेख हैं। आता है क्वेश्चन 1 नंबर में, और यही इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके 5 नंबर के क्वेश्चन को भी हम हल करेंगे। आपको 3 बिंदु दिया होगा और 3 बिंदु को संरेख दिखाना होगा, या फिर 3 वेक्टर दिया होगा, 3 वेक्टर को संरेख दिखाना होगा। ऐसे क्वेश्चन हर साल 5 नंबर में आता है, हर साल। ठीक है, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, मैंने 50 क्वेश्चन बताया था, उसमें भी इस क्वेश्चन को मैंने करा रखा है, जाके देख सकते हो, 5 नंबर वाला। अब आते हैं समान सदिश। समान सदिश किसे कहते हैं? ठीक है, अभी हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली में तो आए नहीं है, प्रश्नावली तो चुटकी में खत्म हो जाएगा। समान सदिश क्या होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। मान लो हमारे पास 2 सदिश हैं, एक सदिश ए है, एक सदिश बी है। ये समान कब होंगे? ये समान तभी होंगे जब ए का परिमाण और बी का परिमाण समान हो। पहली शर्त तो ये है कि भाई दोनों का परिमाण समान होना चाहिए, उसके साथ साथ दोनों के दोनों एक ही दिशा में होने चाहिए। जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हो और दोनों का परिमाण समान हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, समान सदिश बोलेंगे। ठीक है, तो ही जाके उसको समान सदिश बोलेंगे। कुल मिला के बात है, जैसे मैंने यहाँ ए लिख दिया, ए को लिख दिया मैंने 2i + 3j + 4k, और बी मैंने लिख दिया वेक्टर 2i + 3j + 4k। समान का मतलब क्या हुआ, हर एक चीज समान होगी। आई का, जे का, के का जो गुणज होगा ऊपर नीचे दोनों का समान होगा। इन शॉर्ट ये होता है समान वेक्टर, समान, एक ही जैसा। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए। समान वेक्टर का मतलब क्या है, देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर, आई 2i इधर है, 2i यहाँ, 3j यहाँ, 3j यहाँ, 4k यहाँ, 4k यहाँ, तो ये जो ए और बी वेक्टर है वो आपस में क्या हो गए, समान हो गए। ठीक है, ये होता है समान वेक्टर। ऋणात्मक सदिश, देखो मैंने आपको बोला मेरे पास ये गया, मेरे पास क्या गया, ये मैंने वेक्टर लिख दिया, ये बी और ये है ए, मैंने इधर लिया तो मेरे पास ये क्या है, ए बी वेक्टर है। अब मैं इस डायरेक्शन में जब जाऊंगा तो मैं इसको लिख दूंगा बी ए। ठीक है, इसको लिख दूंगा बी ए और साइन लग जाएगा माइनस का। बदल गया, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, माफी चाहता हूं मैं। देखो डायरेक्शन तो उधर ही रहेगी, डायरेक्शन इधर ही है, ए बी मैंने लिखा ना, इधर गया डायरेक्शन। अब मैं ए बी डायरेक्शन इधर रखा, इसको पलट देता हूँ, इसको पलट दिया, बी ए कर दिया। तो देखो यहाँ पर, यहाँ क्या है, बी ए है, इसको जैसे ही मैंने पलटा, डायरेक्शन उधर ही है, बी ए का मैं ए बी जब करूँगा तो यहाँ सामने क्या लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा। क्या लग जाएगा, नेगेटिव। तो ये क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं। ए बी का ऋणात्मक सदिश, देखो सीधी सी बात है, अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है, i + 2j + 3k, और जैसे ही मैं इसको माइनस से गुणा कर दूंगा, माइनस के i माइनस के 2j और माइनस का 3k, माइनस के 3k, तो ये क्या हो गया, ये जो b यहाँ से अगर देखो माइनस कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा i + 2j + 3k। तो ये जो b वेक्टर है ये इस ए वेक्टर का क्या है, ऋणात्मक वेक्टर है। सब कुछ वही है, सामने क्या लग गया, नेगेटिव। तो जब वेक्टर पूरा का पूरा वैसा हो, सामने बस माइनस लग जाए, तो वो वेक्टर उस वेक्टर का क्या कहलाता है, ऋणात्मक वेक्टर कहलाता है, नेगेटिव वेक्टर्स कहलाता है। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं हमारे प्रश्नावली में। ठीक है, अब देखिए प्रश्नावली के प्रश्न कितने आसान होते हैं, कितने आसान आपको लगते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। क्या करना, आलेखीय निरूपण। तो मैं आपको पहले बना के दिखाता हूं। ठीक है, क्या बोल रहे, उत्तर, ये हमारा क्या होता है, ये होगा, इधर हो गया उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण। ठीक है, ये आपका दक्षिण हो गया उत्तर से पूर्व में, और ये हो गया आपका पूर्व। तो ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, यहां हमारा क्या होगा, पश्चिम। ठीक है ना, यहां हमारा क्या होगा, पूर्व।
ये ध्यान रखिए, क्या बोल रहा है, उत्तर से 30 डिग्री पूरब में, उत्तर से 30 डिग्री पूरब, इस तरफ आना है, झुकाव झुकेगा 30 डिग्री पूरब में। 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेख, 40 किलोमीटर का विस्थापन यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लेते हैं कितना है, 40 किलोमीटर है का विस्थापन है। ये आपको चित्र में बना के दिखा देना है, सिंपल। ये आएगा, कभी आया नहीं है, आएगा तो 1 नंबर में ही आएगा। अब आपको छाट छाट के बताना है कि कौन सा सदिश है और कौन सा अदिश है। निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। सदिश क्या होता है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होगी, वो हमारा सदिश हुआ। जिन दोनों में से कोई एक पता होगा वो हमारा अदिश हुआ। तो पहले वाले में आ जाओ, 10 किलोग्राम, सिर्फ क्या पता है मुझे, परिमाण पता है, तो ये क्या हो जाएगा, अदिश। पहला वाला क्या हो गया, अदिश। दूसरे वाले में आ जाओ, दूसरे वाला देखो 2 मीटर, ये तो परिमाण हो गया 2 मीटर, और दिशा भी है पश्चिम, उत्तर पश्चिम, मुझे परिमाण भी पता है और मुझे दिशा भी पता है, तो ये क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा सदिश, ठीक है। 40 डिग्री, सिर्फ मुझे अंकिक मान बता है, डिग्री दिशा बता रहा है, और बाकी कुछ नहीं पता, तो दोनों में से कोई एक चीज पता है, तो ये क्या हो जाएगा, अदिश। फिर आ जाओ चौथे में, चौथा आपका क्या है, शक्ति। शक्ति का मात्रक होता है वाट, तो शक्ति क्या है, 40 वाट लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है ये मुझे पता नहीं है, तो चौथा क्या हो जाएगा, अदिश, अदिश हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सदिश में, कूलाम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आप बताइए। और ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण, त्वरण क्या है, सदिश राशि है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण एक सदिश राशि है, तो ये हो जाएगा सदिश, ये क्या हो गया, सदिश हो गया। और ये कुलाम्ब, ठीक है, 10 की पावर -19 कुलाम्ब, ये क्या है, सिर्फ परिमाण पता है, दिशा वह नहीं पता, तो ये हो गया अदिश, ये क्या हो गया, अदिश। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसमें दोनों चीज पता हो वो सदिश, जिसमें दोनों में से कोई एक पता हो वो अदिश। फिर से देखते हैं, अब आपको बताना है कि निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो पहले वाले में आ जाओ, पहला वाला क्या बोला, समय कालांश। समय कालांश क्या है, इसमें परिमाण वगैरह कुछ पता नहीं है, तो ये हमारा क्या है, अदिश है, पहला वाला हो जाएगा अदिश। दूरी, ठीक है, दूरी कितनी दूरी ये हमें दे नहीं रखा है, और किस दिशा में ये नहीं, दोनों में से कोई एक चीज, दोनों चीज पता होनी चाहिए। दूरी, दूरी क्या होती है आप जानते, कक्षा 9 में डिटेल में पढ़ा होगा, दूरी किस दिशा में ये नहीं बता रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, अदिश। उसके बाद बल, देखो जब बल लगा रहे हो, जैसे मैं इस दीवार पे बल लगा रहा हूँ, ऐसे किस दिशा में बल लगा रहा हूँ, देखो ऐसे जब बल लगाओगे ना, कितना बल लगेगा पता चल जाएगा, फोर्स कितना हम लगा रहे हैं और किस दिशा में लगा रहे हैं, पूरब में लगा रहे हैं, पश्चिम में लगा रहे हैं, आपको पता रहेगा ना किस तरफ लगा रहे हो बल, तो इसमें परिमाण और बल का भाई कितना न्यूटन बल लग रहा है मान मालूम होता है, और किस दिशा में लग रहा है ये भी हमको मालूम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सदिश, ये हो जाएगा सदिश। फिर आ जाओ वेग, स्पीड, अभी मैंने बोला था क्या हुआ, ऐसे चल रहे हैं, पूरब में चल रहे हैं 30 की स्पीड से, दिशा भी पता है, स्पीड और कितना चल रहा है कितने स्पीड से वो भी पता है, तो दोनों चीज पता होती है, तो ये क्या है, सदिश है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ अगले में, कार्य। कार्य क्या है, राशि एक अदिश राशि है, इसमें दिशा का अनुभव, दिशा का पता नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे आकृति एक वर्ग, वर्ग जानते हो, जिसके चारों भुजाओं का मान समान होता है और चारों कोण 90 अंश के होते हैं, उसे वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोण की तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ परिमाण की हमें जरूरत पड़ेगी, चारों भुजाओं के मान समान होते हैं। कह रहे सअधीम, पहचानना है कि इनमें से सअधीम कौन है, समान कौन है, संरेख और असमान कौन है। संरेख तो है लेकिन असमान है, ये भी हमें बताना है। सो देखो मेरे भाई, सअधीम क्या होता है,
दो या दो से अधिक सदिश राशियों का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जब सेम होता है, दो या दो से अधिक सदिश राशियों का जब इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, उसे हम कहते हैं सह अदिम। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, ये इधर जा रहा है, एरो देखो ये इधर जा रहा है, तो जो डी वेक्टर है और जो ए वेक्टर है वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, इधर से और इधर से। तो हमारा जो सह अदिम हो जाएगा वो ए वेक्टर और डी वेक्टर हो जाएगा। ठीक, फिर बोला समान। समान में क्या है, आप देखो इसकी डायरेक्शन नीचे इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन भी इसकी तरफ है, दिशा समान है, और वर्ग में चारों भुजाओं का मान समान ही होता है, परिमाण इसका परिमाण और इसका परिमाण समान है। तो डी और ये जो बी है, क्या हो गया, ठीक है, जो डी और बी है क्या हो जाएंगे, डी और बी ये हो जाएंगे समान वेक्टर। अच्छा, फिर बोला संरेख परंतु असमान। देखो असमान, ये ए वेक्टर है, ये इधर जा रहा है, एरो इधर गया, और इसका एरो इधर जा रहा है, ये समान है क्योंकि वर्ग है तो समान होगा, भुजा समान होती है। ये उस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, समान तो ये भी है, डी और बी भी है, लेकिन ये विपरीत नहीं है, ये असमान बोला है ना कि संग्रह को परंतु असमान हो, वो उधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी वेक्टर। आगे समझ में कोई डाउट, कोई परेशानी बताइए, नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। ए तथा माइनस ए संरेख हैं, अभी मैंने आपको बताया था, देखो ए है, माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा, तो लैम्डा आ गया, लैम्डा मल्टीपल्स के फॉर्म में आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, संरेख। सत्य है ये कथन। कह रहे दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। ठीक है, दो संरेख सदिश हैं, उनका परिमाण हमेशा समान होगा। देखो होने के लिए तो दो चार हो सकते हैं, लेकिन मना करने वाला आपको सोचना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक वेक्टर मैंने ले लिया i + j सिंपल, और एक बी वेक्टर मैंने ले लिया 2i + 2j। ठीक है, अगर आप देखोगे मैं यहाँ से दो ओबनिश ले सकता हूँ, i + j आ गया, और b को मैं लिख सकता हूँ i + j क्या है, a का मल्टीपल्स है, तो ये संरेख तो है, संरेख है। अब इसका अगर मैं परिमाण निकालूं a का, तो क्या आ जाएगा, i का गुणज 1 का वर्ग, j का गुणज 1 का वर्ग, ये आ गया √2। अगर इसका परिमाण निकालूं मैं b का, तो b का परिमाण क्या होगा, i का वर्ग 2 का वर्ग, j का वर्ग 2 का वर्ग, 4 + 4 √8, यानी कि 2 √2। देखो ये संरेख है, परिमाण समान है क्या, नहीं, ये क्या बोल रहा है, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, हमेशा समान होगा। कभी कभार हो सकता है, लेकिन हमेशा सही समान नहीं होता है आपकी आंखों के सामने। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। मैथमेटिक्स में अगर एक स्टेटमेंट मना हो जाता है, करोड़ों बार हाँ बोला और एक भी बार ना बोल दे, तो ना ही होता है वो। अगला क्या है, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। सोचो, समान परिमाण वाला दो सदिश संरेख होता है। जैसे मैंने एक लिख दिया, ए वेक्टर लिख दिया i + 2j, और बी वेक्टर लिख दिया मैंने 2i + j। इनका परिमाण समान है। अगर मैं ए वेक्टर निकालूंगा, ए का परिमाण निकालूंगा, i का गुणज 1, j का गुणज 2, तो 4 और 1 5 आ जाएगा। इसका अगर परिमाण निकालूं b का, तो i का गुणज का वर्ग, j के गुणज का वर्ग, तो ये भी क्या आ जाएगा, 5। इन दोनों का परिमाण समान है। क्या ये संरेख है एक दूसरे के, नहीं। कह रहे समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, इनका परिमाण देखो समान है, √5 √5। क्या ये संरेख है, बिल्कुल नहीं, संरेख नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आगे आ जाओ अगले स्टेटमेंट में, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि भैया ये तो होगा ही रहेगा, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, ये बोल रहे हैं। अच्छा जी, समान परिमाण बोला है ना, तो देखो मेरे भाई, और संरेख भी है। जैसे मैंने बोल देता हूं
एक मैंने बोल दिया ए वेक्टर ले लिया मैंने आई प्लस का जे, और मैंने बी वेक्टर ले लिया माइनस का आई माइनस का जे। देखो यहाँ से अगर मैं माइनस उबनिश निकालूं तो अंदर आ जाएगा आई प्लस जे। आई प्लस जे क्या है, ए है, ठीक है, -1 है ना, -1 उबनिश निकाला है। तो बी को मैंने दिखा दिया लेमडा ए के मल्टीपल्स के फॉर्म में। लेमडा की जगह पर क्या है यहाँ पर -1 है। तो ए और बी संरेख तो है, परिमाण भी समान है। देखो अगर इसका मैं परिमाण निकालूंगा, ये संरेख भी है और इसका परिमाण भी समान है। आई का गुणज 1, जे का गुणज 1, तो ये आ जाएगा √2। अब बी पे आ जाओ, बी का परिमाण निकाल के देखो, आई का गुणज क्या है -1 वर्ग, जे का गुणज क्या है -1 वर्ग, तो ये भी आ जाएगा √2। संरेख है ए और बी, परिमाण भी समान है। क्या ये समान है? ये जो ए वेक्टर है और ये जो बी वेक्टर है, क्या ये समान है? आई का गुणज अलग है, जे का गुणज अलग है, तो भाई समान नहीं है। क्या बोल रहा है? समान परिमाण होगा, दो संरेख सदिश समान होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? गलत। काउंटर एग्जाम्पल लेके मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको सदिश बीजगणित और प्रश्नावली 10.1 आराम से समझ में आ गई होगी। कक्षा 12 की जो गणित है, प्रश्नावली 10.1 वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट था। इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका बेसिक था, जो कि हमने बड़ी आसानी के साथ समझ लिया है। और इसके बाद की जो प्रश्नावली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो वीडियो को कर दो लाइक। मैंने पूरी एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, PYQ सब पढ़ा दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लोग पैसे लेके पढ़ाते हैं ना, उनसे 100 गुना बेहतर चैलेंज के साथ पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, अपना ख्याल रखें, अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद। पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए।